कांग्रेस के और दूसरे अपोजिशन के लोग कहते थे बीजेपी वाले सिर्फ नारा लगाते हैं। दफा 370 हटने से पहले एनसी, पीडीपी, कांग्रेस सभी कहते थे 370 हटा ही नहीं सकते जी। है ये इनके बस का काम ही नहीं है जी, ये गैर कानूनी है। अब जब हटा दिया तो कहते हैं इसको वापस लाएंगे। अब मुझे हैरानी होती है जब आप जिसका जिक्र कर रहे हो, मैं तो लीडर क्या मानता हूँ, जिसने पंचायत की इलेक्शन नहीं अभी जीती उसका नाम लीडर लगा दोगे काजल के साथ, तो मैं तो नहीं समझता। जिसने अभी पंचायत की इलेक्शन नहीं जीती वो लीडर कैसे हो गया? लीडर तो है ना जिसको लोगों ने कहीं चुना हो, ठीक है ना। बेशक पंच है, मैं उसको लीडर मानता हूँ, उस वार्ड का सरपंच है, मैं पंचायत का लीडर मानता हूँ। जिसने इलेक्शन जीती है, जिसने इलेक्शन नहीं जीती, इलेक्शन तो कोई भी कंटेस्ट कर सकता है। इलेक्शन कंटेस्ट करने से लीडर नहीं बनता है। लोग उसको लीडर बनाए, किसी पोजीशन पे चुन के जाए तो तब वो लीडर होता है, ठीक है ना। से निकले उनके हाथ में जो पाकिस्तानी थे उन्होंने भी तिरंगा झंडा लिया, जिसके हाथ में तिरंगा झंडा था उनको निकलने देते थे, जिसमें किसके हाथ में हिंदुस्तान का झंडा, और हिंदुस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान बांग्लादेश के भी जो स्टूडेंट्स थे वो भी जान बचाकर आए। तो इतनी ताकत है मोदी जी की लीडरशिप में, डिप्लोमेसी में, और फिर विदेश जाएंगे क्यों नहीं, विदेश जाए। सर काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे इलेक्शंस होती हैं तो क्या बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं? जम्मू कश्मीर में बिल्कुल देखिए 2014 के चुनाव जब असेंबली के हुए थे। हेलो नमस्कार, मैं हूँ प्रीतम सिंह संजन एंड यू वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एन इंटरव्यू विद प्रीतम संजन। सो आज की इस वीडियो में जो शख्सियत मेरे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है और जिनका मैं इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, उनके बारे में बहुत सारे यहाँ के लोग तो भली भांति जानते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर के, क्योंकि वो काफ़ी सालों तक सिविल सर्वेंट रह चुके। उससे पहले वो टीचर रह चुके थे, फिर उसके बाद सिविल सर्विसेज में उन्होंने अच्छी तरह से काम किया और फिर उसके बाद पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया। तो बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ हमारी बनी के एक्स MLA मिस्टर जीवन लाल लल्हाल जी की। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ ये इंटरव्यू करने के लिए और समय निकालने के लिए। धन्यवाद जी। तो सर जो मेरा आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है वो इसके रिलेटेड होगा कि जैसे आपने अपनी जो जर्नी थी पूरी वो स्टार्ट की थी एज ए टीचर, फिर उसके बाद आप सिविल सर्विसेज में अच्छी देर तक काफ़ी लंबे अरसे तक काम करते रहे और फिर उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आए। तो इस पूरी जर्नी को आप एक्सप्लेन करना चाहो, बताना चाहो किस तरीके के साथ आपको अलग अलग चीज़ों में इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता रहा। और देखिए मैं 94 में टीचर बना था जी। और 6 साल टीचर रहा, बनी में ही सर्विस की है, और उसके बाद मेरी सिलेक्शन होगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बतौर नायब तहसीलदार। 6 साल नायब तहसीलदार रहा, फिर 6 साल तहसीलदार रहा। बतौर तहसीलदार मैंने बनी, बिलावर और बसोली में काम किया, और वहाँ से प्रमोट होके मैं खलसी में एसटीएम गया, फिर वहाँ से ट्रांसफ़र होके चला गया नोबरा। और 2014 के इलेक्शन से पहले मेरे पास बहुत सारी पार्टीज़ की ऑफ़र आई कि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कीजिए, चूँकि मेरी सर्विस उस वक्त 14 साल अभी और बकाया थी, जिस समय तो आपने रिज़ाइन किया। तो मैंने यही कहा कि मुझे अभी रिज़ाइन नहीं करना है, लेकिन ठीक है, मेरी तरफ से जो अपने इलाके के लिए हो सकेगा वो मैं ज़रूर कंट्रीब्यूट करूंगा, क्योंकि हम सब का फ़र्ज़ बनता है अपने इलाके के लिए काम। तो कुछ पार्टियां ये कह रही थी कि यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है। हमारे मास्टर लाल जी थे, उनकी सेहत बड़ी ख़राब थी उन दिनों, तो कोई कैंडिडेट नहीं है। फिर कुछ लोग मेरे पास बार बार आते थे डेपुटेशन लेकर, फिर फ़ोन पे बात करते, जब मैं जहाँ नहीं होता कि आप पॉलिटिक्स में आइए। मैंने कहा पॉलिटिक्स में नहीं आना है, मेरे पास जॉब है, तो पॉलिटिक्स में किसी और को हम तैयार करेंगे, कोई नौजवान, कोई रिटायर्ड में से पढ़ा लिखा आदमी जो अच्छा हो, मेहनती हो, और जिसके मन में अपने इलाके के प्रति शौक़ हो कि हम अपने इलाके की खिदमत करें, डेवलपमेंट के लिए काम करें। लेकिन कुल मिलाकर सभी ने यही कहा कि नहीं जी, अभी हमारे पास कैंडिडेट नहीं है, तो आपको इसमें आना है। आप देखिए जी, आप तो तनख्वाह ले रहे हैं, अपना तो आपको तनख्वाह मिल रही है ना, आप समाज के लिए रिज़ाइन नहीं करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है यार, अब समाज की बात है तो रिज़ाइन कर देंगे। मैंने रिटायरमेंट नहीं ली थी, मैंने रिज़ाइन कर दिया था, इंस्टेंटली रिज़ाइन किया था। और जिस वक्त मैं रिज़ाइन करके आया तो मुझे बीजेपी वालों ने कहा कि नहीं, आपको बीजेपी में ही कंटेस्ट करना है। और दूसरा ये बड़ा फैक्टर ये था बीजेपी में आने का कि मोदी जी की जो नीतियाँ थी, जो प्रो पोर नीतियाँ हैं, जिसमें हम कहते हैं कि अंत्योदय को बेनिफिट पहुँचे। अंत्योदय मीन जो लास्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनको बेनिफिट पहुँचे। गवर्नमेंट की योजनाएं शुरू से बन रही थी इंडिपेंडेंस से लेकर, लेकिन उन योजनाओं का लाभ गरीब तक वो पहुँचता थी। योजना कोई भी बनती थी वो गरीब के नाम पे ही बनती थी, वो गवर्नमेंट की पॉलिसी बनती है ऐसी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती थी। अवेयरनेस जी हाँ, इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत थी। उसका मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक आता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पॉलिसी। हमारे लोग मजदूरी करते थे, नरेगा में काम करते थे, उनकी पेमेंट जो है वो
किसी और ठेकेदार के थ्रू डिस्पर्स होती थी या डिपार्टमेंट के थ्रू आती थी, लेकिन आज वो डायरेक्ट उसके अकाउंट में आएगी। किसी का IAY का केस होता है आजकल, PMAY बोलते, वो पहले वीडियो ड्रा कराता था, फिर वो उसको देना है बेनिफिशियरी को, तो उसमें वो पूरा पैसा उनको देते नहीं थे। इसी तरह आप राशन आता है, राशन क्या करते हैं, ब्लैक हो जाता था, किसी के नाम पे आ गया, आधों को दिया, आधों का बेच गए। अब जो अंगूठा लगाएगा उसी को राशन मिलेगा और उसी का पैसा डिपार्टमेंट को जाएगा। ट्रांसपेरेंसी है। इसी तरह से गैस सब्सिडी, सिलेंडर गरीबों के लिए सब्सिडी आनी चाहिए, लेकिन अमीर लोग सब्सिडी ले रहे हैं, गैस ब्लैक हो रही है। ये बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ थी। इसी तरह GST का लाया उन्होंने, जो टैक्स चोरी करते थे बिचौलिया, आधा से ज़्यादा टैक्स तो बिचौलिए खा जाते हैं। आज लोग बात करते हैं जी पैसा सरकार दे रही है, पैसा दे रही है, लोगों का पैसा है। लोगों का पैसा तो पहले भी था, लेकिन वो लोगों तक पहुंचता नहीं था। आज मैं आपको उदाहरण देता हूं, किसान निधि का पैसा मोदी जी एक क्लिक करते हैं तो करोड़ों किसानों के खातों में वो पैसा किसान निधि का जाता है, उसमें कोई सिफारिश की ज़रूरत नहीं है। आज आपके ये बना है गोल्डन कार्ड, मोदी जी ने बनाया। परिवार का कोई भी सदस्य बीमार होता है, वो गोल्डन कार्ड दिखाएगा, जो रजिस्टर्ड हॉस्पिटल हैं, उसने एक पैसा नहीं देना है, वो 5 लाख का हर साल वो इलाज हो सकता है। इसी तरह से जन औषधि केंद्र बनाए हॉस्पिटल के अंदर, जो डॉक्टर दवाई प्रिस्क्राइब करता था 500 की, जो मार्केट में जिसकी कीमत 500 है, वो आपको हार्डली 100 भी नहीं लगेगा उस पर। ऐसी योजनाएं लाई हैं जिनसे कि डायरेक्ट गरीब को बेनिफिट हो, और हो भी रहा है। इसी तरह से फ्री राशन की हम बात करें, कोरोना के दौरान पूरी इतने बड़े देश की जनता को फ्री वैक्सीनेशन लाना, फिर इसी तरह इतने लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड करना। और दुनिया में देखिए कितनी महंगाई, इन्फ्लेशन है, और इंडिया में प्राइस राइस को भी कंट्रोल किया हुआ है। तो इस तरह की जो नीतिज थी, हम देखते हैं, हम ये इंटरनेशनल लेवल पे भी आप देखें, जी बिल्कुल, हम बार-बार देखते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे इससे आगे। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एज ए सिविल सर्वेंट जो आपकी लाइफ थी, जी, वो आप बेटर समझते थे, या एज एन MLA एक पॉलिटिक्स में आके जो आपकी लाइफ है, कौन सी वाली आपको लाइफ जो वो बेटर दिखती है? देखिए, लाइफ कोई भी प्रोफेशन है, ठीक है, वो बेटर तब है जब हम उसको उसी तरीके से लेते हैं। जिसको दिलचस्पी नहीं है काम में, तो उसके लिए कोई भी लाइफ हो, उसको आप मंत्री भी बना दोगे, वो कहेगा जब तक प्रधानमंत्री नहीं बना मैं तब तक खुश नहीं हूँ, ठीक है ना। तो उसी में रहना चाहिए, और काम ईमानदारी से, नेक नीयत से करना चाहिए, और दिलचस्पी के साथ करना चाहिए। चाहे मुलाजिम है, वो उसको तनख्वाह देती है गवर्नमेंट, लेकिन ईमानदारी से मेहनत से काम करेगा तो पुण्य भी है और तनख्वाह भी है। अगर पब्लिक सेवा, तो मैं कहता हूँ पब्लिक सेवा तो सबसे बड़ी बात है, लेकिन पब्लिक सेवा सिर्फ नेता बनकर या लीडर बनकर हो, ऐसा भी नहीं है। हमारे समाज के बहुत सारे सेक्शन है, कोई NGOs है, कोई बेचारे बिजनेसमैन है, मुलाजिम है, बड़े सारे मुलाजिम एजुकेशन में डोनेशन देते हैं, लोगों को मदद करते हैं, गरीबों को मदद करते हैं। तो पब्लिक सेवा, लेकिन किसी ना किसी तरीके से अपने समाज को कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जितना कर सकते हैं, और तभी उसको सेटिस्फेक्शन भी होगी। अगर कोई मुलाजिम भी ड्यूटी दे के आता है ना, अच्छी ड्यूटी देगा तो उसको अच्छी नींद आएगी, सेटिस्फेक्शन होगी। और लीडर भी अगर लोगों की सेवा करेगा, लोगों की समस्याएं करूँगा, अगर मेरे पास 20-25 लोग दिन के मिलते हैं, मैं उनके लिए फ़ोन करता हूँ, उनका कोई काम हल होता है, 25 में से 10 का भी होगा, तो उस दिन हमें अच्छी नींद आती है, यार ये हमें कुछ ना कुछ किया है। जिस दिन कोई काम नहीं मिले तो हम भी परेशान हो जाते हैं, यार देखो बेकार बैठे हैं। तो ये बात है कि दिलचस्पी की बात है, हर जगह इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने बात की, मेरे ख्याल से फ्री राशन की बात की, जी, उसके साथ डिजिटलाइजेशन हुआ है, जो हमारे राशन कार्ड है बिलो द पॉवर्टी लाइन या अबव द पॉवर्टी लाइन या AAY के जो भी है, और वहाँ पे क्या रहता है, एक समस्या होती है, क्योंकि खुद एक्सपीरियंस किया है हम लोगों ने, देखते हैं गाँव के रहने वाले हैं, तो देखा है कि जब लोग जाते हैं तो कई लोग बेचारे हैं, उनको खास पता नहीं रहता है, आइडिया नहीं रहता है कि हमें जाके इस पूरा वो जो आधार कार्ड को सीड करवाना पड़ता है, ऑनलाइन करवाना है सबको। तो बहुत सारे लोग मैंने देखे अपने वहाँ पे भी, जो बिल्कुल सही स्टेशन रहते हैं वहाँ पे, तो उनको कभी कभी तो गाइडेंस की जरूरत है। हाँ, गाइडेंस की ज़रूरत है, मजदूरी करते हैं, हाथ जो है वो फिंगरप्रिंट अच्छी तरह से नहीं लगते, तो उनको वापस भेज दिया जाता है।
उसके अलावा भी कुछ जगहों पे ऐसे किया जाता है अभी तक भी कि राशन जो है ना सर, वो तो मैंने खुद भी देखा है जी जी कि अगर आटा देते हैं, फ्लोर जो रहता है वो देते हैं, तो कहते हैं अरे पीछे से ही कम आ रहा था, हाँ, पीछे से कम आ रहा पीछे है। से कम आ रहा था, 1 किलो कम आ रहा है, काट लेते हैं, पता नहीं कहाँ जाता है। जबकि अगर हम ये सब डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड चेक करते हैं कि वाकई में कम आता है या नहीं, तो वैसा कुछ नहीं है, उसका सिर्फ रेट थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा दिया। तो उसके बारे में क्या आप मतलब आप सही कह बताना रहे हैं, चाहते हो? सही कह रहे हैं। राशन कम नहीं आता है, हम्म, बीच में कहीं कोई गड़बड़ करते होंगे। बिल्कुल। जिस एक फैमिली का जिसका राशन कार्ड है, जब उसका एक फिंगरप्रिंट लग जाता है हम्म, तो उसका जितना कोटा है वो बन गया। बिल्कुल। जब तक फिंगरप्रिंट नहीं लगता तब तक नहीं बनता। लेकिन फिंगरप्रिंट भी ले लेते होंगे, फिर राशन भी कम देते होंगे कि पीछे से कम आए। बिल्कुल ऐसा होता नहीं है। ये कुछ शैतान लोग होते हैं जो बिल्कुल जो अपनी आदतों से सुधरते नहीं हैं। लेकिन ऐसे लोगों की कंप्लेंट्स लानी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, दौला बलजेडी और सैरूनी के मेरे पास डेपुटेशन आया था। बिल्कुल ठीक है, मैं एसडीएम साहब के पास गया, वहाँ टीएसओ को बुलाया, डीलर को बुलाया। वो 4 महीने का राशन ही नहीं दिया था। मैंने वो कहा वहाँ आप पे तो सर ऐसा हुआ था, मैं भी उसमें शामिल था। अच्छा, आप भी थे? मेरे को भी बोल रहे थे कि वीडियो बनाओ, ये वो करो। हम्म, वहाँ पे उन्होंने क्या किया था कि एक 2 स्केल्स जो रहती थी वो फ्री, एक फ्री आती थी और एक पैसे से आती थी। हम्म, वो क्या करते थे कि फ्री दे देते थे, 3 महीने की इकट्ठी देनी है, उसमें से 2 की पैसे से देनी है या 2 की फ्री देनी है और 1 की पैसे से देनी है, और बोल देना है कि आपका 3 महीने का राशन खत्म। यानी कि हमें 6 हाँ हाँ स्केलें मिलनी चाहिए थी और वो 3 दे के हम्म, ख़त्म कर देते थे, और जो राशन कार्ड वगैरह या कुछ भी सबूत रहता वो था, पूरा कर लेते, हाँ, उसके नाम पे क्या रहता था कि हाँ, इनको 3 महीने की दे दिए। दे दिए। मतलब फिंगरप्रिंट ले लेना है। वो भी नहीं लिया था, और उस समय तो अच्छा था ही नहीं ये सिस्टम। अच्छा अच्छा। तो ये घोटाला किया था उन्होंने, लेकिन अभी मैनेज किया है। हाँ, वो हमने आपके करवाया पास था फिर। आए हाँ थे, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल। तो तो ऐसा होता है क्योंकि कुछ मुलाजिम हैं जिनकी आदतें बिगड़ी हैं। हम्म, करप्शन पे चेक लगाने की कोशिश है, लेकिन करप्शन ख़त्म तो नहीं हुई है बिल्कुल। अभी। उसके लिए हम सब लोगों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। मुझे 1-2 सरपंच की शिकायत आई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब तो सरपंच के पंचायत के इलेक्शन दोबारा आ जाएंगे, लेकिन मुझे बिल्कुल। बहुत दुख लगा। उसी की पंचायत के लोग जिन्होंने काम कराए, उनसे वो 20% कमीशन लेते हैं काम की। मैं हैरान हो गया, अगर चुना हुआ बंदा ही कमीशन मांगेगा मांगे तो लोग फरियाद किसके पास करेंगे। इसलिए निज़ाम में बेहतरी, सिस्टम में बेहतरी, अच्छे नुमाइंदे चुने। हम नहीं कहते किस पार्टी को, अच्छे नुमाइंदे चुने। पार्टी का प्रचार करेंगे, हम अपने अच्छे नुमाइंदे देने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को भी ना पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक अच्छे और ईमानदार नुमाइंदे चुनने चाहिए, जो काम करें, जो सच बोलें, जो ईमानदारी पर चलें। नहीं तो आजकल तो फ्रॉड वाले बड़े नेता चलते हैं जी, पता नहीं क्या क्या फ्रॉड निकल जाता है। तो इसलिए ये चीज़ें लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए। वो एक मौका होता है, 5 साल में एक बार मौका आता है हर एक गरीब के पास कि वो सही जगह पर, सही जगह अपनी पावर का इस्तेमाल करे, वरना उसको 5 साल के लिए वो मुसीबत बन जाते हैं। ऐसा अगर नुमाइंदा गलत आ गए, वो 5 साल के लिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मकसद यही होता है कि हम चुनाव लड़ें तो पता नहीं दौलत इकट्ठी करें, क्या करें क्या नहीं, किस किस तरह के एम्बिशंस होते हैं। वो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन होते हैं ऐसे, हैं इंडियन पॉलिटिक्स में हैं। अब उसमें कोई छुपी बात तो नहीं है, पॉलिटिक्स में भी हैं और ब्यूरोक्रेसी में भी है। इसलिए उन लोगों को हम सपोर्ट ना करें, हम अच्छे लोगों को सपोर्ट आगे लाएंगे तो नतीजा अच्छा निकलेगा। नहीं तो करोड़ों के घोटाले वाले निकलते हैं फिर। बिल्कुल। और सर जैसे कि आप 2014 की इलेक्शन लड़े थे जी और हमारी बनी कांस्टिट्यूंसी में एमएलए बन के आए थे। जी जी। तो एमएलए बनने का जो पीरियड रहा आपका, वो मेरे ख्याल से 2 ढाई 3 साल का रहा। उसके बाद ये आर्टिकल 370 वगैरह रिवोक हुआ, तो उसमें सब कुछ ख़त्म हो गया और डिज़ोल्व हो गई असेंबली। और जो आपका वो टेन्योर रहा था जीतने के बाद, ऐसा कुछ अचीवमेंट्स आप कहना चाहो, जो प्रोजेक्ट्स या अचीवमेंट्स जो आपने अचीव किए हो, या प्रोजेक्ट्स जो तब स्टार्ट किए हो या कंप्लीट किए हो और लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस ना हो? देखिए, नए प्रोजेक्ट बहुत सारे लाए थे हमने रोड्स के। शुरू में तो हमारे यहाँ पर एक ही संघर्ष रहता था बनी में, जब मैं पॉलिटिक्स में भी आया। मैं बनी से जब गया इधर डुगन ढग्गर तक, दमान तक टूर लगाने, बहुत सारे लोग मिले। उन्होंने कहा यार 70 साल हो गए हैं जीवन जी, हमें रोड नहीं मिला है।
आप रोड दे देना, फिर आप दोबारा वोट मांगने के लिए आओ नहीं आओ, हम वोट देंगे, ऐसे लोग कहते। क्योंकि रोड के काम शुरू होते थे, लेकिन डिपार्टमेंटल काम वो पैसा पता नहीं कैसे कैसे खा जाते थे। अब मुझे ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल बात करनी नहीं है, लेकिन रोड का मुझे लगता है कि हमारा सिर्फ एक ही रोड सही था, ये बसोली बनी भदौरा, जो 1983 जब 4 में स्टार्ट हुआ। हाँ, जब इंदिरा जी ने अनाउंस किया था तो उनकी डेथ के बाद ये शुरू हुआ था, वो इंदिरा जी की देन है। उसके बाद मास्टर लाल जी के वक्त में हमारी गाड़ी नाथी मोड़ लोल बाड़ी के आगे था ना, डुगन से पहले तक जाती थी। ठीक है, जो मास्टर लाल जी ने बड़ी कोशिश की, पनेकी तक पहुंचाई। बाकी तो मुझे लगता है एक भी रोड बनी में आप भी बता सकते हैं, मैं भी यहाँ रहा हूँ, लोकल भी बता सकते हैं, लेकिन आज हमें खुशी होती है। बिल्कुल, आप ढग्गर से घूमकर दमान तक गाड़ी में जा सकते हैं, दौला माता गाड़ी में जाएंगे, आप शेरू संधी गाड़ी में जाएंगे, 2-3 महीने के बाद भंडार पहुंचने वाली है। फिर आप इधर कांथल गाड़ी में जाएंगे, घुट्टू गाड़ी में, दौलका, हर जगह। तो बहुत सारे रोड के प्रोजेक्ट हमें मिले, वो उसका कारण वही था। उसमें तो एक तो PMGSY थे ना। हाँ। इसी तरह हम लोहाई मल्हार में भी हमें बहुत से रोड, हम सुधरोता कहाँ है, सुधरोता से आगे बटवाल कितना पैदल है, वहाँ गाड़ी जाती है। फिर हमारा ये गुड्डू फलाल में वो नया प्रोजेक्ट लाया, ये चला वाला नया प्रोजेक्ट लाया। तो हमारा ये डल में रोड जाती है क्लोरन तक, इधर मल्हार गाड़ी 2 रास्ते से, एक कटरी वाले रास्ते से पहुंचाई, एक ऊपर वाला से। ऑलमोस्ट जो रोड कनेक्टिविटी थी आपके दौर में, उसको वो उसका कारण ये था कि हमारी MP साहब भी BJP के थे ना। हम जो बात रखते थे, आपके शायद ध्यान में हो, मैंने 3 साल पहले एक और लिस्ट डाली थी। ये पहले मैंने डाली 15 रोड की, फिर लोग आते गए, फिर 17 रोड और डाले, वो पूरे के पूरे उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दिए थे PMGSY को। और उसमें से वो बनते हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 और 15 हो गए 32 रोड। 32 में से हो सकता है कहीं पॉपुलेशन क्राइटेरिया फिजिबिलिटी में ना आए, लेकिन 32 में से मुझे लगता है कि 15-20 रोड और आ जाएंगे, और वो भी विद इन 2 और 3 मंथ आ रहे हैं। वो मैं आपकी जानकारी आपके माध्यम से बताने वाला हूँ। इसी तरह से बनी में डिग्री कॉलेज कब का सैंक्शन था, 8 का सैंक्शन था, ठीक है ना, लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी थी। बिल्डिंग डिग्री कॉलेज की मैंने बनवा दी। इसी तरह हमारा यहाँ बना था हॉस्टल, ST हॉस्टल सरथली में, उसकी वो एक छत थी, अधूरा था, वो हमने करवा दिया। फिर हमारा एक प्रोजेक्ट लाया मैंने यहाँ पर, ये हाइडल प्रोजेक्ट होता है, माइक्रो हाइडल। उसका वो कुछ अपोजिशन पार्टी ने विरोध किया, उन्होंने सोचा पता नहीं MLA को क्रेडिट हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट इन्होंने बाजार बंद करवा दिया। हमारा इधर प्रोजेक्ट लग रहा है, यहाँ पर हमारे नौजवानों को रोजगार मिलना था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होनी थी, हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट था, तो वो उन्होंने बंद करवा दिया। तो बाकी स्कूल वगैरह अपग्रेड करना, हमने स्यारा में, मदरेरा में स्कूल दिया, इधर हमने एक रौलका में हाई सेकेंडरी दे दी, इधर टप्पर में दे दी, और 3-4 और मेरी प्रोसेस में थी। तो इन बिटवीन हमारा जो है वो असेंबली डिसॉल्व हो गई। अभी जितना कि सेंटर में आपकी गवर्नमेंट है जी, और आप BJP के साथ जुड़े हो, और लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आपके ही हैं, तो अभी आपको कुछ ऐसा मौका मिलता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए कुछ कर सको? देखिए अभी सोशली उनको हेल्प कर सको? जो देखिए सोशली तो हेल्प हम करते हैं, जैसे हमारा ये जिस दिन भारी बारिश की वजह से हमारे यहाँ पर 8 लोगों की मौत हो गई थी, तो मैंने फ़ौरन MP साहब को फ़ोन किया, क्योंकि वो सेंटर में हैं। उन्होंने कहा जीवन जी, जिन लोगों की जानें गई हैं, जिनके मकान गिरे हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहायता हम करेंगे। आप कोशिश करिए कि उनको मेरी तरफ से आश्वासन दीजिए। फिर दोबारा फिर मैंने बात की, फिर उन्होंने कहा कि फिर वो एक चैनल में हमने उनका एक इंटरव्यू भी कराया कि मैसेज दीजिए आप लोग घबराए हुए थे, एक ही दिन में 8 मौतें हो गई और इतनी भारी ये फ्लैश फ्लड्स थे। तो उन्होंने फिर एक मैसेज भी दिया और उन्होंने कहा ये फाइलें प्रोसेस करवाइए, हम पूरी मदद करेंगे। उन्होंने DC साहब से भी उस वक्त दोबारा फिर बात की, DC साहब ने STM साहब से बात की। एक अरवाड़ में जहाँ पर 5 लोग एक मकान के नीचे दब गए थे, उनको फौरी तौर पर वहाँ पर ये राशन दिया गया और 50-50 हज़ार के हिसाब से उनको 2.5 लाख रुपए के वहाँ चेक भी दिए गए, टेंट दिया गया, यूटेंसिल्स दिए गए। कल भी मैं सिटी गया था, यहाँ एक लड़का वो अजब सिंह वाश आउट हो गया था,
तो उनके घर भी गए थे, तो वहाँ भी मैंने पूछा आपको सहायता पहुँची है, तो उन्होंने कहा सरकारी सहायता पहुँची है। जी, जी। एक एनजीओ की तरफ से हम भी गए थे सहायता पहुँचाने, और वैसे भी मैंने वहाँ जाना था अपनी तरफ से, तो सरकार की तरफ से प्रयास होता है। लेकिन एक दिक्कत है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, जो रियलिटी है कि थोड़ा जब से यहाँ पर एलजी प्रशासन है, ब्यूरोक्रेसी हावी है। अच्छा, जहाँ ऑफिसर अच्छे हैं वहाँ तो काम निकल जाता है, जहाँ ऑफिसर अच्छे नहीं हैं वहाँ थोड़ा नहीं बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि चुनी हुई सरकार और एलजी प्रशासन में बड़ा फ़र्क होता है। तो वो दिक्कत तो है, मुश्किलात हैं लोगों की, सुनवाई जितनी पहले थी वो नहीं है, वो दिक्कत है। लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं अपने सीनियर लोग बैठे हैं, एमपी साहब बैठे हैं, दूसरे लोग बैठे हैं, उनकी सहायता से लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की प्रयास करते हैं। वेरी रिसेंटली अभी मेरा एक इंटरव्यू हुआ और कांग्रेस की यहाँ की लीडर हैं जी काजल राजपूत जी। तो जब मैंने उनसे ये क्वेश्चन पूछा कि अगर आपकी सरकार आती है तो आपका क्या स्टेप रहेगा पहला, तो उनका कहना था कि ये जो आर्टिकल 370 को हटाया गया है, एब्रोगेशन हुई है उस आर्टिकल की, उसको वापस लाएंगे। तो आप उस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हो कि आर्टिकल 370 को हटाना एक अच्छा स्टेप था भाजपा सरकार का, या फिर कुछ उसमें है उसमें मैं आपको जिसकी वजह से वो कहते हैं कि उसको वापस लाना है? सबसे पहले मैं एक बात ये कहूँगा कि हमारे लिए देश अखंड रहना जरूरी है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल, वो देश अखंड रहना जरूरी है ना। होना चाहिए। अगर जो जागरूक शहरी है इस देश का, जो अपनी देश के साथ प्रेम करता है, वो तो ये बात नहीं कहेगा कि ये अखंड ना रहे, हम अलग हैं। और 370 हमें क्या देता था? 370 आर्टिकल जिसने पढ़ा है वो क्या देता था कि हिंदुस्तान का झंडा एक और जम्मू कश्मीर का एक, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अलग, जम्मू कश्मीर का अलग, और उस आड़ में अलगाववादी लीडर, ये हमारे जो मिलिटेंट तंजीमें थी, वो क्या कहते थे, या कश्मीर बेस्ड कुछ पॉलिटिकल पार्टीज, वो क्या कहते थे कि जम्मू कश्मीर पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यही बोलते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जम्मू कश्मीर को ये लोग जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं, हम जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का अखंड हिस्सा मानते हैं, और ये हिंदुस्तान के साथ जो जम्मू कश्मीर का अलहाक हुआ है वो परमानेंट अलहाक है, अखंड हिस्सा है। और इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान के नाजायज़ कब्जे में जम्मू कश्मीर का हिस्सा है वो भी कानूनी तौर पर हिंदुस्तान का हिस्सा है। हमारी पार्टी की सरकार उस पर भी क्लेम करती है कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा बनकर रहेगा। एक बहुत ही वायरल स्पीच दी थी अमित शाह जी ने, और मैंने भी काफ़ी बार सुना कि जम्मू कश्मीर की क्या बात करते हो, हम तो गिलगिट और बाल्टिस्तान हाँ बिल्कुल वापस लाना चाहते हैं। लेकिन सर वहाँ पे एक दिक्कत और आती है कि जब हम जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं, जियोग्राफिकली पूरी लोकेशन को देखते हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे को लगता है कि 60% जो एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का वो इंडिया के अंदर है। हाँ 60%, और रिमेनिंग जो 40% बचता है उसमें से कुछ 15-20% चाइना के पास है, अक्साई चीन, और कुछ आ जाता है 25% तक वो पाकिस्तान के पास है। चाइना के पास जो है उसको क्या समझते हो आप? वो मेरे ख्याल से वो बाद में चाइना ने उसको लिया था, जी जब नेहरू जी हुआ करते थे। जी तो उसको लाने का कुछ, देखिए हमारी पार्टी का एजेंडा रहा था शुरू से कि हम दफ़ा 370 हटाएंगे। तो जब वो उसमें डिले हुआ, हमारी सरकारें नहीं बनी, तो कांग्रेस के और दूसरे अपोजिशन के लोग कहते थे बीजेपी वाले सिर्फ नारा लगाते हैं दफ़ा 300, इसलिए जो ये कह रहे हैं या एनसी या पीडीपी या कांग्रेस वाले कि हम 370 को लाएंगे, पहले तो कांग्रेस ओपन बोल नहीं रही है 370 पे, ये उनको क्रॉस क्वेश्चन आप कर सकते हैं। नहीं, उसने बोला होगा ना। हाँ। लेकिन कांग्रेस लीडरशिप का कभी आपने स्टेटमेंट सुना 370 के ऊपर? नहीं है। चलो उसको छोड़िए, वो उनका है, वो तो जैसे कि जी बात करें अगर आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, तो केजरीवाल जी बीच में आ जाते हैं, तो वो भी खुल के नहीं बोलते हैं ना, या सीधा बोलिए हम हटाएंगे। लेकिन मुझे ये कहिए, जो एनसीपीडीपी वाले कहते हैं 370 कैसे हटेगा? जो कानून पार्लियामेंट में पास हुआ है, पहले 274 एमपी बनाओ बोलना, तो फिर बात करो हटाने की। बिल्कुल है, ये कोई ऐसे थोड़ी हट जाएगा। तो पार्लियामेंट में कानून पास हुआ है, उसको असेंबली नहीं रिमूव कर सकती है, पार्लियामेंट में ही मेजॉरिटी होता होगी ना। बिल्कुल। तो इनके तो बेचारों के जो किसी का 1 एमपी, किसी का 2 एमपी, तो हटाने चले हैं 370।
370 अब खत्म हो गया है, उस चीज़ को ये और भूल जाएं। आपको क्या लगता है कि 370 हटाने के बाद जम्मू एंड कश्मीर में कुछ बहुत बेटर सुधार, हुआ है कंपैरेटिवली उन बहुत दिनों बेटर, को जब बिल्कुल। आर्टिकल 370 हुआ करता था? जी जनाब, उदाहरण के तौर पर 5 अगस्त 2019 के 19 बाद को। आप देखिए, हुँ, उससे पहले जब यहाँ पर एनसी की सरकार हुआ करती थी, पीडीपी की हुआ करती थी, हुँ, कितने पत्थरबाज निकलते थे। बिल्कुल वहाँ पे आज कोई पत्थरबाज निकलता है? हुँ, कितने मिलिटेंट्स घूमते थे शरेआम, खुले आज मिलते। और बनी में कश्मीर में तो छोड़िए, बनी में भी थे। आज वो सारे खामोश हो गए हैं। आज ना सीज़ फायर वायलेशन हो रहा है और ना ही कोई पाकिस्तान का थ्रेट। एटम बम का नाम लिया उसके बाद, जब मोदी जी ने उनको कहा कि हमने दिवाली के लिए नहीं रखे हैं, उसके बाद कोई नाम लिया। मेरे और ख्याल से अभी बार बार पाकिस्तान की लोग यूएनओ का बात ही नाम, नहीं कर सकते बार क्योंकि बार वो यूएनओ का नाम लेते थे। यूएनओ में मसला है, यूएनओ में सुषमा स्वराज जी ने जवाब दिया था। बिल्कुल, उन्होंने कहा इन्होंने तो मिलिटेंट की फैक्ट्री लगाई है, हम डॉक्टर इंजीनियर तैयार करते हैं, ये मिलिटेंट तैयार करते हैं, ये तो उग्रवादी देश है। बिल्कुल। तो आज पाकिस्तान की हालत देखिए क्या है। तो तो तब उस का और चीज़ का सर अगर ये बात की जाए कि क्रेडिट जो है वो मोदी सरकार को जाता है, भाजपा सरकार को जाता है, तो डेफिनेटली क्या वो तो कहना बिल्कुल। देखिए, क्रेडिट जाता है, हुँ, क्रेडिट जाता है, इसीलिए लोग मोदी मोदी करते हैं। हुँ, ठीक है ना, इसीलिए लोग मोदी मोदी करते हैं। और मोदी मोदी सिर्फ इंडिया में नहीं करते हैं, विदेशों में भी आप तो देखते हैं, बिल्कुल विदेशों में भी बहुत करते हैं सारे मोदी मोदी। एग्ज़ाम्पल्स आती हैं। और सिर्फ मोदी मोदी नहीं करते हैं, दुनिया के लीडरों की जो रैंकिंग है हुँ, उसमें सबसे टॉप पर आज मोदी जी हैं। हुँ, मोदी जी आज हिंदुस्तान के लीडर ही नहीं रहे हैं, वो पूरी वर्ल्ड दुनिया के वर्ल्ड ग्लोबल पॉलिटिक्स लीडर के बन गए, ग्लोबल लीडर ग्लोबल बन गए। लीडर बन गए। जहाँ भी समस्या होती है, मैं आपको उदाहरण दूंगा। लेकिन सर इसमें ये बात आ जाती है जब हम कांग्रेस के प्रवक्ता को सुनते हैं, स्पोक्स पर्सन्स को सुनते हैं, तो वो कहते रहते हैं कि जब मोदी जी बाहर चले जाते हैं किसी कंट्री में कोई दौरा करने के लिए, तो कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा करोड़ों में पैसा जो है वो ऐसे ही उड़ा रहे हैं, इतना पैसा वो गरीबों पे क्यों नहीं लगाते? तो मतलब क्या बेनिफिट होता है, मतलब कितना हेल्पफुल होता है वो टूर पीएम का अपने इंडिया के लिए, उसके बारे में? आप देखिए, मोदी जी के आने के बाद इंडिया की बाहर क्या इमेज थी और आज क्या है। बिल्कुल। आज की मैं आपको एक वही उदाहरण देने वाला हूँ। हुँ, ये रशिया यूक्रेन के जो चल रही है वार, हुँ, उस बार में पाकिस्तान के, इंडिया के और कुछ और साउथ एशियन कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स वहाँ खासकर मेडिकल की ट्रेनिंग करने जाते हैं, हुँ, 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 तो वहाँ पर फंसे हुए थे। किसी देश की हिम्मत नहीं थी कि वार रुके। वार रुक सकती है, दो देशों के अंदर युद्ध लगा हो तो वार रोकता है कोई? नहीं, नहीं। तीसरे कंट्री के कहने पर रोकता है। लेकिन मोदी जी ने रशिया के जो हैं प्रेसिडेंट, उनसे बात की और यूक्रेन वालों से, और 2 दिन तक बहुत युद्ध, वार रुक गई। इस पर तो पूरी दुनिया की लीडरशिप हैरान है। और फिर जितने बच्चे वहाँ से निकले, उनके हाथ में जो पाकिस्तानी थे, उन्होंने भी तिरंगा झंडा लिया। जिसके हाथ में तिरंगा झंडा था उनको निकलने देते थे, बिल्कुल। जिसके हाथ में हिंदुस्तान का झंडा था। और हिंदुस्तान का झंडा लेकर पाकिस्तान, बांग्लादेश के भी जो स्टूडेंट्स थे वो भी जान बचाकर आए। तो इतनी ताकत है मोदी जी की लीडरशिप में, जी, बिल्कुल। डिप्लोमेसी में। और फिर विदेश जाएंगे क्यों नहीं? विदेश जाएंगे, ग्लोबल लीडर हैं। हम भारत को, हमारे प्रधानमंत्री, हमारी लीडरशिप, हमारी पार्टी भारत को पूरे विश्व गुरु बनाना चाहती है, दुनिया का सबसे बड़ा ताकतवर देश बनाना चाहती है। तो हम बाहर क्यों नहीं जाएंगे? मोदी जी, बिल्कुल। वो उनसे पहले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके बेचारे के ऑर्डिनेंस निकालती थी गवर्नमेंट तो राहुल गांधी फाड़ देते थे। तो वो वाले प्रधानमंत्री थोड़ी है, मोदी जी पावरफुल लीडर है। लेकिन सर उसके साथ साथ ना यहाँ पे बात की जाती है कि जैसे कल परसों भी ये बात मेरे साथ भी हुई थी और बहुत बार मैंने टीवी डिबेट्स में या कोई भी डिस्कशन होती है, कोई स्पीच देते हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, तो उसमें बताते रहते हैं कि राहुल गांधी जो है वो एक पढ़े लिखे लीडर है, इंग्लिश अच्छी बोल लेते हैं, हिंदी अच्छी बोल लेते हाँ, हैं, नौजवान भी हैं, हाँ नौजवान हैं, कुंवारे भी हैं, हो सकता है सब। शादी कब होगी। हाँ, हाँ, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब बात की जाती है तो कहा जाता है कि मोदी जी की, जब डिग्री के लिए कहा जाता है तो वो मोदी जी के एक कोई नेता आते हैं, वो अलग से डिग्री लेके आते हैं, दूसरे नेता अलग से। क्योंकि परसों ही मेरे साथ ये बात हुई थी और उन्होंने बोला कि कोई भी उठा के डिग्री लेके आ जाता है कि ये मोदी जी की डिग्री है। मोदी जी उसका प्रूफ क्यों नहीं देते हैं कि वो कितना पढ़े हैं? या आपको क्या सच में लगता है कि पढ़ाई इतनी इम्पोर्टेंट है एक लीडर, अच्छे लीडर बनने के लिए? देखिए, डिग्री होना वो क्वालिफिकेशन है ना, क्वालिफिकेशन। पढ़ाई होना, उससे हम एजुकेशन और क्वालिफिकेशन में फ़र्क क्या, पढ़े लिखे लोग हो, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है ना।
दूसरा, राहुल गांधी जी इतने काबिल हैं, तो मैं कांग्रेस वालों को एक सलाह देना चाहूँगा कि राहुल गांधी को प्रपोज करें कि ये हमारा प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है। वो सर तो वो फिक्स क्यों नहीं हो बोलते, चुका, हम मोदी फिक्स जी हो को चुका है। जितना मेरे को वो सुनने में आया था, जब मैंने ये क्वेश्चन किया था कि अगर हाँ, क्योंकि इतनी क्वालिटीज हैं। यूपीए को हटा के अब IND आइए, हाँ, कर इंडिया दिया, करके बनाया, हाँ। हाँ कुछ बना हाँ, दिया वैसा, तो बहुत सारी पार्टीज जो है वो गठबंधन बना के आगे हाँ, इकट्ठे अच्छी, आ रही हैं। हाँ। तो जब मैंने क्वेश्चन पूछा कि इसमें कंफर्म है कि PM कौन बनेगा, हाँ, प्रोजेक्ट करना चाहिए ना। अगर तो इतना काबिल लीडर है उनके पास, इसका तो आंसर उसको मिला था कि अगर वो क्या करते हैं, अगर जो भी पार्टी के सीट्स ज़्यादा होते हैं, जिस पार्टी के सीट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसका इसका मतलब कि रीजनल पार्टी से भी सुकड़ गई है कांग्रेस। बिल्कुल इसका मतलब वो नेशनल पार्टी नहीं रही है ना, अब उसका कंपटीशन रीजनल पार्टी के साथ रह गया, बिल्कुल है ना। इसका मतलब वो नेशनल पार्टी नहीं है। नहीं तो ऐसे कैसे हो सकता है जी, नेशनल पार्टी के MP कम हों और रीजनल पार्टी के ज़्यादा हों। इसका मतलब उनको नहीं लगता कि 40 सीटें भी आएंगी। बिल्कुल, ये उनके कॉन्फिडेंस लेवल है। यानी मेरे ख्याल से कॉन्फिडेंस लेवल जो है उनका वो थोड़ा सा बड़ा होगा, जिस तरीके के रिजल्ट्स उनको कर्नाटका में देखने को मिले, नहीं, क्योंकि वहाँ पे देखिए एक बात मैं और कहूँगा, जो असेंबली चुनाव और पार्लियामेंट चुनाव में फ़र्क होता है। कर्नाटका में जो मर्जी हम कहें, लेकिन उनके पास भी चेहरा था, CM चेहरा था। वहाँ पे भी कई दिनों तक मेरे ख्याल से हाँ, लड़ाई चलती रही और दो आप, चेहरों के बीच में कि थी, किसको बनाने। लेकिन ऐसे चेहरा था, ठीक है। इसी तरह हम हिमाचल की बात करें, वहाँ ओल्ड पेंशन का इशू था और बीजेपी की इन फाइटिंग थी कुछ। अच्छी बात है, मेहनत करें, लीडरशिप डेवलप करें, कंपटीशन में आए। हम थोड़ी चाहते हैं कि कंपटीशन में आए, डेमोक्रेसी तो कंपटीशन में ही फूलती फलती है, बिल्कुल, जब तक कंपटीशन नहीं हो। लेकिन opposition अच्छी ना हो बदकिस्मती, तो हम कहेंगे कि देश की बदकिस्मती है कि कांग्रेस के लीडर जो हैं वो, उनकी बुद्धि जो है वो थोड़ी भ्रष्ट होगी, या वो भाषा वो बोलते हैं जो हमारे दुश्मन देश के लीडर हैं वो बोलते हैं, उस तरह की भाषा बोलेंगे। कहीं बॉर्डर पे डिस्प्यूट होगा तो वो चाइना के फेवर में बोलना शुरू कर देंगे। तो कहीं आर्मी हमारी कोई अचीवमेंट करती है तो उनको क्रेडिट नहीं देते हैं। तो इस तरह से वही कहते हैं ना कि और सर आप पे आरोप लगता है विनाश काल है, विपरीत बुद्धि विनाश काल है। बीजेपी पे ये आरोप लगता है हम्म। कि सर वो क्या करते हैं कि जो हमारी इंडियन आर्मी है या आर्मी ने जैसे एयर स्ट्राइक्स किए या बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की, तो वो क्रेडिट अपने पे लेते हैं कि हम नहीं, हमारे ऑर्डर से ये काम हुआ। नहीं, जहाँ क्रेडिट का आरोप लगता है। जो भी काम आर्मी करती है ना, सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट बीजेपी देती है आर्मी को। आर्मी के हमारे बहादुर जवान हमें सुरक्षित रखते हैं, लेकिन आर्मी हमारी शुरू से बहादुर है, बिल्कुल, ठीक है ना। चाहे जितनी भी जंगें हुई हैं, ठीक है ना, चाहे 65 की ले लो, 71 की ले लो, जितनी भी जंगें हुई, हमारी आर्मी कभी पीछे नहीं हटी है। इन्होंने पाकिस्तान के एरिया पर भी कब्जा किया, तब भी कांग्रेस ने विड्रा किया था। लेकिन बाद में आर्मी के हाथ बांध के रखोगे, आप कहोगे नहीं, पाकिस्तान के साथ नहीं छेड़ना है, जैसे कश्मीर में उग्रवादी और पत्थरबाजों के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी है, तो आर्मी क्या करेगी? आर्मी को गवर्नमेंट खुली तो दे रही है ना, वो खुली छूट तो दे रखी है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, आप पुराने चीज़ों को भूल जाइए, पुराने भारत को भूल जाइए। आप एक गोली चलाओगे, यहाँ से 100 गोले आएंगे। आज का भारत वो भारत है, उनको मुंह तोड़ दो। हमारी आर्मी सक्षम है, बहादुर है, अचीवमेंट्स का क्रेडिट आर्मी को जाता है। लेकिन आर्मी को ऑर्डर देना, आर्मी को सपोर्ट देना और उनको खुली छूट देना, तो वो तो गवर्नमेंट का काम होता है। बिल्कुल। और सर आप चाइना पे क्या कहना चाहोगे, जिस तरीके के साथ चाइना जो है वो इंडिया में मेरे ख्याल से नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर्स पे और मोस्टली एक्साइड चीन, ये अपना जम्मू एंड कश्मीर की बॉर्डर पे जिस तरीके के साथ वो इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहा है। देखिए चाइना का तो भी उसके बाद भी एक बात करें कि जैसे कि चाइना से जो हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट तो वो कम करते हैं लेकिन हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, तो वो अभी तक भी मेरे ख्याल से 20-25% जो भी हमारे यहाँ पे चीज़ें आती हैं वो चाइना से आती हैं। तो उसको लेके क्या करना? देखिए पहली चीज़ तो ये है, चाइना जो है एक शरारती देश है और उसकी एक्सपेंशन की नीति है। ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, जहाँ जहाँ भी इसके बॉर्डर हैं, आप ताइवान का देख लीजिए, जहाँ जहाँ भी बॉर्डर हैं, ये अपना दायरा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आपको सारा कुछ पता है। तो ये तिब्बत का देख लीजिए, बेचारों को उनको ज़बरदस्ती दबा के रखा हुआ है। अब चाइना की नीति गलत है, लेकिन जो पहले कांग्रेस के दौर में हुआ है वो हुआ है। लेकिन चाइना को भी हमारी लीडरशिप ने बता दिया कि अब वो पुराना भारत नहीं रहा है, और जहाँ भी उन्होंने ऐसी कोशिश की है उनको मुंह तोड़ जवाब हमारी आर्मी ने दिया है। और 1 इंच भी ज़मीन
बीजेपी के नेतृत्व में जब सरकार रही है, 1 इंच जमीन भी भारत की पर किसी ने कब्जा नहीं किया है, ना कर लेकिन पाएगा। सर इसके प्रूफ मांगे जाते हैं, बहुत बार मैंने देखा कि कहते हैं कि देखिए उनकी तरफ से तो ये कहा जाता है कि चाइना जो है काफ़ी ज़्यादा अंदर बाउंड्री के अंदर आ चुकी है। देखिए मुझे लगता है जब हमारी आर्मी इतनी टफ सिचुएशन में है हम्म, और हमारे देश की एक इंच सरहद की रक्षा कर रही है, फिर इस तरह की जो अफवाहें जो पार्टी जो लीडर फैलाते हैं, हमारे आर्मी का मोरल को डाउन करते हैं, उनको थोड़ा समझना चाहिए। बिल्कुल। देश सबके लिए, देश रहेगा तो सब रहेंगे, अपोजिशन वाले भी रहेंगे, रूलिंग वाले भी रहेंगे, लेकिन इस तरह की चीज़ों से बाहर जाना चाहिए। जब ऐसा है ही नहीं, हमारी आर्मी पूरी तरह से सक्षम है हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित रखने में और पूरी मेहनत से काम कर रही है और मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो फिर मुझे लगता है इस तरह की भ्रम फैलाना ये देश के लिए अच्छा नहीं है। मुझे यही नीति से कांग्रेस की थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो सर आप बात कर लेते हैं जैसे कि 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आने वाले हैं। जी जी। तो और अगर मोदी जी की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से मोदी जी ही रहेंगे हमारे भाजपा की तरफ से एक वो तो प्राइम है, मिनिस्टर वो तो कैंडिडेट। है। लेकिन अगर ये बातें भी सुनने में आती है, रूमर्स रहते हैं कि जैसा मोदी जी जो हैं वो रिटायर हो सकते हैं अगर वो अगले साल के टेन्योर वो में भी जीत के आते हैं तो नहीं, देखिए वो 2.5-3 साल का उनका वो बचा देखिए हुआ। हम चाहते हैं कि मोदी जी कंटिन्यू रहें, लेकिन हम इस पे कमेंट नहीं कर सकते, ये हाई लेवल की बात है, लेकिन हम भी चाहते हैं मोदी जी रहें। अगर मोदी जी नहीं तो सर कौन? नहीं, अब मोदी जी हैं तो फिर अगर नहीं, नहीं, अगर नहीं, नहीं, सपोज बीजेपी में लीडरशिप की कमी कहाँ है मुझे बताइए? वो कांग्रेस वाला हिसाब थोड़ी है, उनके पास एक पीएम कैंडिडेट नहीं निकल रहा है। हमारे पास तो लीडर बहुत हैं। देखिए यूपी में योगी जी कैसे काम कर रहे हैं, हमारे अमित शाह जी कैसे ऐसा काम कर कहा रहे हैं, जाता है सर के जैसे कि हमारे नितिन गडकरी देखिए रोडों का जाल बिछा दिया है। हाँ, नितिन गडकरी तो लीडरशिप की तो बीजेपी में नहीं है कमी। ये 2 बातें कही जाती हैं कि मोदी जी के बाद या तो अमित शाह जी आ सकते हैं या फिर योगी ये जी आ चलो सकते हैं। पब्लिक डोमेन में रहती है, चर्चा रहती है, तो इस पे बिल्कुल, हमारा कमेंट करना अच्छा नहीं लगता है। चलो ठीक जी है। जी। बढ़िया, तो सर और मेरे को जितना लगता है मेरे ख्याल से यहाँ हमारे बनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काफ़ी साल हो चुके हैं, 2-3 साल तो हो ही चुके हैं कि यहाँ पे इलेक्शंस नहीं हुई हैं। तो नहीं 2 साल नहीं, मैं तो लगभग 4.5 साल, 4.5 साल हो जी चुके जी। हैं। तो मेरे ख्याल से अभी होंगे ही, जी जी, कुछ महीनों के अंदर चुनाव तो होंगे ही होंगे। होंगे। तो यहाँ पे हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में एज़ एन एमएलए का जो कैंडिडेट रहेगा उसको आपकी न रूप में हम देख सकते हैं या ये भी देखिए हमारी हायर पार्टी पार्टी। बड़ी डिसिप्लिन्ड पार्टी है ना, इसमें ऐसे नहीं होता कि कैंडिडेट अनाउंस करते चलते हैं। कांग्रेस में एक आता है, वो कहता है मैं कैंडिडेट हूँ, वो बिल्कुल, आम वो तो आदमी अगर पार्टी आपने वो का इंटरव्यू देखा होगा तो ये क्वेश्चन मैंने किया था तो ऐसे उन्होंने कहा था कि ऐसे हमारी पार्टी मैं का जो प्रेसिडेंट भी है ना, हुँ, स्टेट का प्रेसिडेंट होगा, नेशनल प्रेसिडेंट हो, वो नहीं अनाउंस करता है कि मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा। हमारी पार्टी डिसिप्लिन्ड पार्टी है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, वो डिसाइड करता है, हमारे अपने सर्वे होते हैं, वर्करों की राय ली जाती है और उसके बाद फिर कैंडिडेट डिसाइड होते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारी पार्टी में एक और चीज़ आपने देखी होगी, सीएम बदलते हैं लेकिन वो पार्टी नहीं छोड़ते। कांग्रेस वाले तो महकमा नहीं अच्छा मिले, मिनिस्ट्री अच्छी नहीं मिले तो पार्टी छोड़ देते हैं, बगावत कर देते हैं, स्टेटमेंट दे देते हैं। तो बीजेपी में डिसिप्लिन है। और इस बात को भी कहा जाता है सर कि जब आरोप लगते हैं, बीजेपी की तरफ से आरोप लगते हैं, जो भी नेता दूसरी पार्टीज़ में होते हैं कि वो घोटाले करते हैं या उन्होंने बहुत कुछ स्कैम किए हुए हैं अपने टेन्योर में। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो उस पार्टी को छोड़ के भाजपा में आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक जैसे रहता है ना कि फ़िल्टर टाइप लगा देते हैं कि जैसे बीजेपी में एंटर किए तो वो अच्छे हो गए और जब वो बाहर थे तो खराब थे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो कि अब देखिए कांग्रेस को छोड़ कोई के ऐसा नेता हुँ, जिसको बीजेपी में ज्वाइन करवाया हो दूसरी पार्टी का और उसके खिलाफ कोई केस चला हो, हुँ, तो ऐसा तो मेरे नोट्स में नहीं है। बल्कि बात क्या है कि कांग्रेस में करप्ट लोगों का दबदबा है। हुँ, वहाँ पर जो चंद एक ऑनेस्ट लीडर है ना हुँ, दूसरी पार्टी में, वो वहाँ पर तंग आके तो वो फिर देखते हैं कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, यहाँ आ जाते हैं। ऐसा कोई नेता जिसके पास कोई बड़ा करप्शन का केस जिसके खिलाफ लगा हो या कोई बड़ा उसने स्कैंडल किया हो, ऐसे बीजेपी में आएगा, ज्वाइन करेगा और सोचेगा कि मुझे मैंडेट मिलेगा, ऐसा कोई हमारे ध्यान में नहीं। एक अगर एक ऐसे एग्ज़ाम्पल ऐसे अगर मैं आपके एक पास है। एग्ज़ाम्पल देना चाहूँ तो सर यहाँ पे पहले लाल सिंह जी हुआ करते थे। जी जी। उन्होंने पहले कांग्रेस में काम किया, हाँ हाँ। फिर कांग्रेस को छोड़ा जब उन्हें लगा कि यहाँ पे मोदी जी की लहर चल रही है तो शायद हम बीजेपी में जाके लड़ें तो हम जीत सकते हैं। हम्म, बीजेपी में आए, हम्म, फिर कुछ केस हुआ, हाँ हाँ। कठुआ में गैंगरेप हम्म, का कुछ इशू था, हम्म, तो वो होने के बाद फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। हम्म। और उससे पहले पर्सनली अगर मैं देखूँ तो लाल सिंह जी को मैंने खुद गालियाँ देते हुए सुना था, मोदी जी को, अमित शाह जी को, हम्म। और गालियाँ भी अलग लेवल की गालियाँ थी। हम्म। तो ये चीज़ मतलब देखिए ये किस थोड़ा बेसिस पे वो होता है कि चलेगा नहीं? बदकलामी होनी नहीं चाहिए, हुँ, लेकिन पहले उसने कुछ बोला था, हुँ, फिर उसको किस वजह से मैंडेट मिला वो तो चलो हाईकमांड की बात है, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको थोड़ा इग्नोर किया जा सकता है। जैसे कोई इस वक्त कोई कांग्रेस में है, दूसरी पार्टी में, वो कहेगा ये बीजेपी ने काम नहीं किया, सरकार ने किया, तो ये चीज़ें नॉर्मल है, नॉर्मल है ये पॉलिटिक्स तो में पॉलिटिक्स में चलता है, अपनी अपनी पॉलिटिक्स है। लेकिन अगर किसी ने घोटाला किया है, करप्शन की है, केस है उसके ऊपर, हीनियस क्राइम है,
ऐसे तो केस झूठे भी आजकल फ्रेम हो जाते हैं, बहुत सारी रिसेंट एग्जांपल्स भी मिलेंगी, लेकिन झूठे केस भी हो जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई कोर्ट में कन्विक्टेड है तो ऐसे लोगों को हम लेते नहीं हैं। लेकिन लाल सिंह जी को भी लेने का बीजेपी को क्या बेनिफिट हुआ था? कुछ नहीं हुआ इसमें। अल्टीमेटली उसने मिनिस्ट्री उस्ट्री की, जब गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी तो चला गया, अपने अलग पार्टी बना ली। तो अलग पार्टी बना ली, तब बड़ी चर्चा हुई कि जी इसने 2 लाख लोगों की रैली की, आपने सुना होगा 2 लाख लोग आए जी रैली की, वही जो उधर का रसाना वाला केस था। तो जब उसने चुनाव लड़ा बीजेपी के खिलाफ तो उसको वोट कितना मिला? 17 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी एक, उसको 17,000 वोट मिला। तो पार्टी जो है वो पार्टी है, कोई कहे मैं पार्टी से ऊपर हूँ तो वो तो मैं समझता हूँ वो तो और सर ये बात भी देखी है मैंने कि गुलाम नबी आज़ाद जी दिल्ली में काफ़ी देर तक रहे हैं, और अभी उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के वापस अपने जेएनयू का रुख पकड़ लिया है, यहाँ पे आ चुकी हैं, और सुनने में आता है कि वो भी अपनी एक पार्टी। तो क्या जब यहाँ पे इलेक्शंस होंगी तो बीजेपी देखेगी कि हम गुलाम नबी आज़ाद जी के साथ गठबंधन कर सकते हैं? क्योंकि जो आखिर में शब्द कहे थे गुलाम नबी आज़ाद जी ने प्राइम मिनिस्टर के लिए या उनके लिए, तो ऐसा लगता था कि उनकी आवाज़ में ना कुछ ऐसी वाइब्स हैं कि वो बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। देखिए, एक तो पार्लियामेंट का एक सिस्टम है, जब वो रिटायर हो रहे हैं, जो फेयरवेल हो रहा है, तो उस पर जो स्पीच होगी उसमें कोई गाली तो देगा नहीं, ठीक है ना? पोलाइटनेस ही अच्छा लगता है जब एक हाउस में काम किया है, तो एक लीडर ऑफ हाउस है, एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात थी। दूसरा, आज़ाद साहब कांग्रेस से निकले, मैंने ज़िंदगी में आज़ाद साहब के कोई ऐसा नहीं सुना कि उन्होंने कोई घोटाला किया है। बेशक उनकी अपनी पार्टी है, मैंने नहीं सुना। इन पर्सन मैं जानता हूँ कि आज़ाद साहब जो है वो ईमानदार आदमी है और नेक नीयत इंसान है, जितना मैं समझता हूँ। बाकी का मुझे के बीजेपी गठबंधन कर सकते हैं? नहीं, गठबंधन तो मजबूरी होती है, गठबंधन कोई भी पार्टी करती है वो नहीं, हम उसके साथ पीडीपी के साथ जब हाँ, गठबंधन मजबूरी होती है, गठबंधन मजबूरी सभी पॉलिटिकल पार्टीज की होती है, और लोगों के लिए भी जरूरी होती है। जब इलेक्शन होगी तो सरकार तो कोई ना कोई बनानी, ठीक है ना, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन होती है चुने हुए लोगों से। तो वो गठबंधन कोई भी पार्टी बनाए, कांग्रेस बनाए, बीजेपी बनाए, कोई सर इस पे आरोप लगता है, अदरवाइज विचारधारा पार्टी की आपको नहीं लगता कि इमेज जो है वो डाउन होती है, जैसे कि जो पार्टी बिल्कुल देखिए जब भी गठबंधन बनता है ना, पार्टियां सभी अपने अपनी आइडियोलॉजी पे चलती है, विचारधारा एक हो ही नहीं सकती, ठीक है जी। दूसरा इशू इसमें ये है कि जब गठबंधन बनना है, क्योंकि देश में आज गठबंधन के अलावा तो कोई चारा नहीं है, तो जब गठबंधन बनना है तो उसमें एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम होता है, मिनिमम कॉमन प्रोग्राम, उसमें वही चीज़ें की जाती हैं जो सबको एक्सेप्टेबल हो। जब उससे बाहर जाओगे, जो मिनिमम कॉमन प्रोग्राम में उससे बाहर जाओगे ना, तो फिर वो गठबंधन टूट जाता है। तो इसलिए गठबंधन एक कंडीशनल होता है और टेम्परेरी भी होता है और परमानेंट भी होता है। परमानेंट वहाँ होता है जहाँ विचारधारा मेल खाए, जहाँ मेल नहीं खाए वो टेम्परेरी होता है, और टेम्परेरी गठबंधन जो है वो एक मजबूरी वाली विचारधारा। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ पे हाँ शिवसेना के साथ थी, और बहुत पुराना गठबंधन था, बहुत पुराना, और उस चीज़ का ठाकरे हुआ करते तब का वो गठबंधन था, और जितना मेरे को पता है उनकी विचारधारा भी बिल्कुल पार्टी के साथ, भाजपा के साथ मैच करती थी। लेकिन जिस तरीके के साथ रिजल्ट्स आए और वहाँ पे देखने को मिला, देखिए उसमें क्या हुआ था, जब गठबंधन बनने से पहले बीजेपी और शिवसेना की वहाँ पर सरकार थी, और देवेंद्र फडणवीस जी वहाँ हमारे सीएम थे, ठीक है ना, सीएम थे। तो हुआ क्या कि चुनाव से पहले पूरे प्रचार में शिवसेना ने भी और बीजेपी ने भी जब स्टेजेस शेयर की, रैलियां की, तो वहाँ यही बताया गया कि फडणवीस जी हमारे अगले सीएम हैं। और जब रिजल्ट्स आए तो उनसे बीजेपी की सीटें भी दुगनी से ज़्यादा थी। और उसके बाद जब रिजल्ट आ गए तो जो उद्धव ठाकरे जी हैं उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे सीएम बनाओ। अब वो अदरवाइज़ हम जो है वो दूसरी पार्टी के साथ अलायंस करेंगे। तो उद्धव ठाकरे जी अपनी विचारधारा से भटक गए, और वो जाके किन के साथ मिले, जिनके साथ बाला साहब ठाकरे ने सारी उम्र संघर्ष किया था, कसम खाई थी, उनके साथ उनके पाँव में जाके बैठ गए, जिसकी वजह से वो गठबंधन टूटा। चीज़ें जो है वो पॉलिटिक्स करवाती है, या वो जो कुर्सी की चाहत होती है वो करवाती है कि नहीं? ये चीज़ों को भूल जाना है, और आपने बहुत सारी चीज़ें होती है, मैंने बड़ी बार अटल जी का एक भाषण सुना है, जब उनको ये 13 महीने के बाद रिज़ाइन करना पड़ा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो हो गया था, पास हो गया था, तो तब उन्होंने एक स्पीच की थी। कुछ अपोजिशन के लीडरों ने वहाँ पार्लियामेंट में स्पीचें की, देखो जी उन्होंने खरीदो फरोख्त की। उन्होंने कहा ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी छूना पसंद है, ऐसी कुर्सी को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा जिसमें खरीदो फरोख्त से एमपी शामिल हूँ। ये बात कही। तो ये अपने अपने मन के ऊपर है, व्यक्ति के ऊपर भी होता है और पार्टी की भी विचारधारा होती है।
तो बहुत सारी, ज़्यादा तो पार्टी पे डिपेंड करता है, लेकिन अगर बहुत बड़ी पार्टी है तो कोई कोई सेल्फिश लोग भी आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो हो भी जाता है ऐसा। बिल्कुल सर, जी। काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, थोड़े से कुछ क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ, जैसे कि अगर यहाँ पे इलेक्शंस होती हैं तो क्या बीजेपी की सरकार आएगी या नहीं? जम्मू कश्मीर में बिल्कुल। देखिए 2014 के चुनाव जब असम्बली के हुए थे, हम्म, उसमें सबसे ज़्यादा वोट शेयर आप चेक कर सकते हैं बीजेपी का था। हम्म, उसके बाद 19 के जो पार्लियामेंट चुनाव हुए जम्मू कश्मीर के अंदर, सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज जो है वो बीजेपी का हुआ। बीजेपी का। उसके बाद जब डीडीसी के चुनाव हुए, पार्टी बेस हाँ। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के, पहली बार, तो उसमें भी सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है वो बीजेपी की है। और इतिहास भी है कि जब 2002 के पार्लियामेंट असम्बली चुनाव हुए तो हमारे पास 4 एमएलए थे, 8 के हुए तो हमारे पास 11 एमएलए थे, 14 में हुए तो हमारे पास 25 एमएलए थे। तो बीजेपी पार्टी ऐसी है जो ग्रोथ करती है। तो मतलब कि यकीनन आपकी सरकार हम काम ग्रोथ करने वाली है। करेंगे, और हमारी लीडरशिप का ये मानना है कि हम मेजॉरिटी से अपनी सरकार बनाएंगे। जाहिर सी बात है, वो तो टारगेट हमारा है। जिनको एक एक दो दो एमएलए मिलता है वो भी कहते हैं हमारी सरकार आने वाली है, तो ये तो चलता है। लेकिन ऐसा है कि सेंटर में 2024 में किसको देखते हैं आप? आपकी सरकार कितनी सीट एक्सपेक्ट करती है, मतलब देखिए हमारी कितना, पार्टी का 300 प्लस ले था, चुके हैं तो क्या वो 400 तक जा सकते हैं? देखिए पिछली बार हमारी पार्टी ने नारा दिया था 2019 के चुनाव में कि आपकी बार 300 पार, तो 300 पार हो ही गए। हो गए। इस बार नारा दिया है आपकी बार 400 पार, तो देखिए मुझे लगता है कि 300 और 400 के दरमियान तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन सर इस चीज़ को अगर हम बारीकी से देखें तो हमारे यहाँ पे गैस के जो सिलेंडर्स की आपने बात की थी स्टार्टिंग में, उसके रेट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जी। और भी बहुत सारी ऐसे एक्सेसरी जो हमारी डे टू डे लाइफ की चीज़ें रहती हैं, उनमें हर एक के रेट्स जो हैं वो बढ़ चुके हैं। जी। तो मतलब इसका कारण क्या है, या इस पे सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है? देखिए आपने सही फरमाया, हम्म, ये प्राइस तो राइस होती है, हम्म, लेकिन थोड़ा जिस स्पीड से जो हो रही है ना, वो थोड़ा सा हायर साइड है, हम्म, हम भी महसूस करते हैं। लेकिन इसका एक इम्पैक्ट बड़ा जो है वो कोरोना रहा है। और आप कंपैरिजन करें ना दूसरे देशों के साथ, तो हम कहेंगे इंडिया में तो कुछ महंगाई है ही नहीं। और पाकिस्तान में देखिए हमारा पड़ोसी देश है, वहाँ पर 350 ना 370 रुपया लीटर पेट्रोल है, और यहाँ पर मुझे लगता है 90 के आसपास होगा, 100 के आसपास होगा। तो कितना फ़र्क है, वो भी पड़ोसी देश है। तो हम महसूस करते हैं महंगाई है, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये मोदी जी की देन है कि इतना कंट्रोल है, नहीं तो पूरी दुनिया में देख लीजिए, आज तो नेट पे हर चीज़ आ जाती है, आज तो कोई झूठ बोल ही नहीं सकता है। पूरे देश में देख लीजिए, सबसे कम इन्फ्लेशन जो है वो इंडिया में होगी। और आखिर में सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का कि क्वेश्चन तो पहले पूछना चाहिए था लेकिन मेरे को अभी दिमाग में आया कि जब कोरोना का समय हुआ था तो बहुत दुखदायक था वो। काफ़ी ज़्यादा लोग हमारे इस कंस्टिट्यूंसी के बाहर थे बाहर था। और उनको वापस आना था। तो मैंने ग्राउंड पे देखा बहुत सारे लोग कांटेक्ट में आए, डिस्कशन करते रहते हैं, तो बातचीत करते करते तो बहुत बार ये चीज़ें सुनने को मिली। जो आजकल का यंग यूथ है वो आपसे थोड़ा सा ऐसे चाहते थे कि आप उनके पास आते, उनको थोड़ा सा कोरोना में तो मोटिवेट करते या उनके लिए कुछ अरेंजमेंट करते, तो उसको लेके उनके दिलों में आक्रोश है आपके प्रति, देखिए तो उनको क्या मैसेज कन्वे करना देखिए चाहते मैं हैं इस आपको वीडियो के ये माध्यम से? कहना चाहता हूँ कि कोरोना काल में हमारे वर्कर्स पूरे देश में जहाँ जहाँ भी थे, उसमें एक प्रोग्राम चला था, सेवा ही संगठन। और अगर आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल हो, नहीं तो हमारे पार्टी ऑफिस में रहता है हमारा। कोरोना काल में जिस तरह पूरे देश में, इस तरह पूरे जम्मू सूबे में भी जहाँ जहाँ हमारे वर्कर्स थे, उन्होंने राशन भी प्रोवाइड किया। जहाँ जहाँ पर वो केयर सेंटर बनाए हुए थे, राशन भी प्रोवाइड किया, मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए। जहाँ पर राशन मैंने भी डिस्ट्रीब्यूट किया, मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट किए। और उसके बाद फ्री राशन आया, उसको थैले वैले डाल के वो भी दिलवाया। और इतना ज़रूर है कि मुझे दुख है इस बात का, 12-12, 1-1 बजे तक फ़ोन आते थे, लोग मुसीबत में थे। बिल्कुल। कुछ लोग रास्ते में पड़े हुए थे कैंप में। वहाँ फिर हम क्या करते थे, एक पीएमओ ऑफिस में बनाया हुआ था हमारा सेक्शन, एक जम्मू में था। जब हमें मैसेज आता हम जम्मू भेजते थे, जम्मू से दिल्ली जाता था। फिर वहाँ पर अगर कोई हमारा, हम पूछते थे हमारा लोकल एमएलए, उनसे उनका नंबर लेके दो, उनसे बात करते थे। तहसीलदार एसडीएम्स के नंबर लेकर मैंने 12-12, 1-1 बजे तक फ़ोन करते थे। लेकिन मुझे खेद ज़रूर है कि इससे लोगों को दिक्कत बहुत रही है, लेकिन कसर हमने भी नहीं छोड़ी, रात 12-12, 1-1 बजे तक फ़ोन करते रहे। लेकिन हम ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जहाँ तक हमारी तरफ से कोई राहत नहीं पहुँच पाई होगी, क्योंकि इतनी बड़ा लोग, मैं तो हैरान हो गया जी, 8-9 हज़ार लोग सिर्फ बनी कॉन्स्टिट्यूंसी का। कुछ मद्रास से फ़ोन आ रहे हैं, कलकत्ता से फ़ोन है, हैदराबाद से, ये मुंबई से, दिल्ली से, यूपी में तो बहुत थे, वेस्ट बंगाल से। तो मुझे लगता है कि मैं भी उस समय जितने महाराष्ट्र में था, हाँ, लेकिन जितने फ़ोन कॉल्स मुझे आए हैं, जब मैंने उठाए हैं ना, मुझे नहीं लगता किसी ने उठाए भी। और उसी के दौरान तो मुझे बीपी भी हो गया था।
शायद दिक्कत मेरे है, ख्याल से- परेशानी आई है, लेकिन वो तो चलो बाहर थे, बाहर तो आई परेशानी, जो बनी में थे जनाब उनको भी तो परेशानी आई। बिल्कुल। मैं आपको एक इंसिडेंट सुनाता हूँ, बाजार से हमारे वकील है, उनकी फैमिली गई थी कहीं नीचे, हम्म, ठीक है, वो कोई परमिशन बनाई, रिश्तेदार की डेथ हुई थी, वहाँ से आए, उनको घर नहीं आने दिया गया, वहाँ से उठा के यहाँ पर सेंटर में रखा टीआरसी में, फिर उनके पता नहीं 4-5 दिन का टाइम होता था, उसके बाद फिर उनको घर भेजा। तो आप कहेंगे कि आप गांव में घूमो, तो उस वक्त तो घूमने वाला था नहीं, अगर नहीं। कोई घूमता भी है या लोगों को इकट्ठा करके उनको भाषण देता है तो वो भी Allowed तो नहीं। रिस्क है, वो भी अलाउड नहीं है और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो शायद यही बातें थी, उनकी समझ जी में जी नहीं जी है, जी उनको जी पता है, aware नहीं थे हो इसके सकता बारे है, में। किसी वक्त किसी का फ़ोन नहीं लगा होगा, कोई दूसरी कॉल आ रही होगी, तो कहीं किसी को दिक्कत हो सकती है। अगर ऐसा डेलिबरेटली ऐसा हो नहीं सकता है, बिल्कुल। ऐसा हो नहीं सकता है। लेकिन एक बंदा, अगर मैं कह रहा हूँ 8,000 लोग बाहर हैं तो सभी फ़ोन करते हैं, तो हो सकता है किसी का मिला भी ना हो किसी वक्त, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर मेरे साथ बातचीत करने के लिए। क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर कभी समय मिलेगा तो और बातचीत करेंगे और जानेंगे इसके बारे में। जी, तो जी। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत इंटरव्यू धन्यवाद, देने के लिए। थैंक यू सो सो ये मच। था हमारा आज का इंटरव्यू बनी के एक्स एमएलए श्री जीवन लल्हार जी के साथ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताना कौन सा पार्ट आपको इस इंटरव्यू को अच्छा लगा। और इस तरीके के और इंटरव्यूज़ और ब्लॉग्स और सॉन्ग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।